प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। ये 5 देशों में 4 यूरोपियन कंट्रीज थे और एक जो है यूएई यानी गल्फ कंट्री था। इस समय जो भी चल रहा है, वैश्विक जो उथल पुथल चल रही है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, जहां पर शुरू में ट्रेड वॉर के बाद में, उसके बाद में चाइना के साथ में उनका जो G2 वाला कंसेप्ट सामने आ रहा है, यूरोपियन यानी एक ट्रांस अटलांटिक जो एक यूनिटी थी उसमें फ्रैक्चर सामने आ रहे हैं, और ईरान और यूएसए या इजराइल के बीच में जो गल्फ क्राइसिस है और उसकी वजह से जो एक पूरे विश्व में एनर्जी का जो एक क्राइसिस पैदा हो रहा है, उसके एस्पेक्ट में हम आपको समझाने वाले हैं। आपको यह भी पता है कि आरएएस के मेंस में या फिर सिविल सर्विसेज के मेंस में इंटरव्यू के सेक्शन में भी ये आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस काफी पूछे जाते हैं। तो इन विदेश यात्राओं का मकसद क्या था, क्या उससे अचीव हुआ, और ग्लोबली जो है क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसको आपको समझना होगा। मैं पहले भी ये बता देता हूं कि जब एक तरह से हम 1991 के पहले कोल्ड वॉर के बारे में बात करते थे, 1945 से 1991 के समय के बीच में, जहां पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक तरह से जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, यानी जो मार्केट इकोनॉमीज का क्या मॉडल होगा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज होंगी या कम्युनिस्टिक सोसाइटीज होंगी, अब वो कोल्ड वॉर एक तरह से वापस सामने आ रहा है। जहां पर सामने आ रहा है मतलब ये नहीं है कि भाई हो चुका है, लेकिन जहां पर हो सकता है जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नया व्यवस्था है टेक्नोलॉजी का, और जो पुराना जो ढर रहा है, उसके बीच में भी दो फाड़ खड़ी हो सकती हैं। एक गुट को अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एक गुट को जो है चाइना या जो अन्य कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इकोनॉमिकली बहुत सारे कंट्रीज ट्रेड का या ट्रेड रिलेटेड आर्थिक जो समस्याएं हैं उसको फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ गया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और कनाडा के जो मतलब वहां का जो वो रहा सेंट्रल बैंक, उसके उन्होंने गवर्नर रहे, तो उनको जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दरवाजे पर, और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि वैश्वीकरण के दौर पर उसका एक बहुत ही मतलब बड़ा सिंबल गिना जाता है, वहां पर जाकर के अगर वो बोलें कि पुराना जो ऑर्डर था अब उसमें जो है इररिपेयरेबल ब्रेक्स आ गए हैं और नया ऑर्डर एक तरह से क्रिएट हो रहा है, तो प्रधानमंत्री या भारत सरकार के द्वारा इस समय जो फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की जा रही है, माइंडसेट जो है हमारा वो है कि हम भी ये जो विश्व चेंज हो रहा है, हमें अपने आप को कहां पर पाना है, किस तरीके से कई सारे कंट्रीज के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उसको कैसे एक्सपेंड करना है, उसके बारे में बात हो रही है। आपको एक और चीज मैं बता दूं, भारत की फॉरेन पॉलिसी जब हम स्वतंत्र हुए तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता पर कार्य करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने आर्थिक सुधार किए और 1991 में जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशनशिप को हमने और इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान दिया। 2005 में आते आते यूएस से हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए। जो न्यूक्लियर डील हमारी यूएसए के साथ में हुई वो एक तरह से मील का पत्थर थी, यानी फाउंडेशनल जो एक कोर इंटरवेंशन था, जिसने कि हमारी जो एक छाप थी पूरे विश्व में उसको और ज्यादा अमेरिका के साथ में एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे क्वाड की बात आने लगी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में आने लगा, और अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी उसमें काफी आगे आए। उसमें आपने देखा होगा हमारा जो निर्यात था यूएस को वो काफी सारा इंप्रूव हुआ, हम सरप्लस एंजॉय करने लगे अमेरिका से। लेकिन ये बात जो है वहां की सोसाइटी को हो सकता है पसंद ना आई हो, और इस समय जो भारत और यूएस के बीच का जो माहौल है, एक तरह से सस्पिशन जो है वो दोनों के बीच में पैदा हो गया है। हालांकि उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है ट्रेड डील के माध्यम से या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं उनकी विजिट के माध्यम से, लेकिन अभी वो फिलहाल उतना नहीं हो पा रहा है। इसी एस्पेक्ट में आपको मैं बता दूं, यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा जो यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्री जो कि यूएसए के साथ में हमेशा पाए जाते थे 1945 के बाद में, अब उनमें भी दरारें दिख रही हैं। या तो नेटो के नाम पर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई नेटो जो है एक तरह से टूथलेस टाइगर है, या नेटो कंट्रीज टू
2% अपना जीडीपी का खर्च नहीं कर रहे हैं डिफेंस पर, या 5% जो है उनको खर्च करना चाहिए, या फिर मान लो जो देश जैसे पोलैंड जैसे देश 5% ऑफ जीडीपी को कमिट कर रहे हैं तो उनको और ज्यादा सेनाएं भेज रहे हैं, बाकी देशों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, या फिर ग्रीनलैंड का मुद्दा, ग्रीनलैंड को अगर ये कह दिया जाए कि ये तो जो है अमेरिका इसको टेक ओवर कर लेगा, या कनाडा को कहा जाए कि वो 51st स्टेट है यूएस का, तो उससे आप मान के चलें किसी भी सॉवरेन कंट्री की जो एक खुद की वो है ना आत्मविश्वास, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए जो है ये कमिटमेंट अब सामने आ रहे हैं, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज भी और अन्य पार्टनर्स की तलाश में हैं। एक समय में वो पूरा यूएसए पे डिपेंडेंट होते थे, चाहे वो इकोनॉमी के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के लिए, लेकिन अब वो अन्य रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। एक और कारण है, वो है रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यूरोप की लैंड की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा चैलेंज था। अब ये सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, उसको डील करने के लिए अब यूरोपियन कंट्रीज और साथ में आ रहे हैं और अपना डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है या वेपन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी मात्रा में, कहीं पर तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 500 से 800 बिलियन डॉलर्स जो हैं अब वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन पर खर्च करेंगे, जिसकी वजह से उनको अगर कोई और खतरा आता है तो उसका सक्सेसफुली सामना कर पाए। यानी यूएस के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंसी थी ना, अब उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तथा लाइक माइंडेड कंट्रीज खोजे जा रहे हैं, वो है इंडिया। अब आपको मेंस में कैसे सवाल बन सकते हैं, अभी जो फिलहाल व्यवस्था चल रही है उसमें भारत का यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो एंगेजमेंट है उसके बढ़ने के क्या कारण है, या यूरोपियन कंट्रीज के भारत के साथ में एंगेजमेंट बढ़ने का क्या कारण है, या फिर यूरोप और भारत के बीच में जो संबंध बढ़े हैं उससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा, क्या चुनौतियां होंगी, या क्या भारत और यूएसए के बीच में जो संबंध है उनमें जो गिरावट आई है उसके क्या कारण हैं, या क्या चाइना और अमेरिका में अगर संबंध सुधरते हैं तो भारत के उस ऊपर क्या असर पड़ सकता है, रशिया और यूक्रेन वॉर का, या फिर इजराइल और ईरान या फिर यूएसए के वॉर का भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये सब आपको डायमेंशन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 5 नेशन टूर है उसको मैं इन्हीं मेंस के डायमेंशन, जहां पर आपको आंसर लिखने में काफी सहूलत ही हो और आंसर के विभिन्न डायमेंशन समझ में आए। पहले का वैश्विक ऑर्डर कौन सा था, अब वैश्विक ऑर्डर क्या है, ट्रांस अटलांटिक यूटिलिटी किसको कहते हैं, यूनिटी किसको कहते हैं, या फिर नया कोल्ड वॉर अगर हो सकता है क्या, या नया कोल्ड वॉर अगर होता है तो उसके स्वरूप क्या होंगे। इस तरीके की मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसी टॉपिक से आप जुड़े रहें। तो जब हम बात करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की जो ये फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन जो टूर थे, आप इसको दोनों लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। मैं कई सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसे यूज करूंगा जो कि आप इंग्लिश मीडियम में आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज का यहां पर भी लिखी हुई हैं, दैट आर एविडेंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जब हम बात करते हैं कि जो विदेश यात्रा रही उनके उद्देश्य तो क्या थे और उनके परिणाम क्या आए, तो देखिए यूएई के साथ में सबसे पहले आप जानिए, यूएई जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक बहुत ही ब्रीफ स्टॉप ओवर होता है, यानी बहुत ही मतलब छोटे समय के लिए वहां पर उतरते हैं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। भारत और यूएई एक तरह से गल्फ में, वेस्ट एशिया में सबसे बेस्ट पार्टनर के तौर पर सामने आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और करीबन करीबन $100 बिलियन का निर्यात आयात होता है। ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो यूएई से हमारी काफी ज्यादा जो हैं वो आती हैं। इसी तरीके से यूएई के द्वारा हमारे कई सारे सेक्टर्स में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हो, चाहे वो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई हो, चाहे वो पेट्रोलियम या एनर्जी की सप्लाई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो, या जो उनका वेल्थ फंड है उनके द्वारा भारत में किए गए निवेश हो, यह यूएई को हमारा बहुत बड़ा एक साझेदार बनाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है। सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, इनसे भी हमारे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यूएई के साथ में हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव्ड हैं। तो इन रिलेशंस को एक नया आयाम देने के लिए, एक सॉलिडेरिटी यूएई के साथ में प्रदर्शित करने के लिए, जहां पर जो अभी गल्फ में चल रहा है उसका दंश यूएई ने काफी झेला है। संयुक्त अरब अमीरात को जो नुकसान हुआ है उसको भी, और कई बार आपने देखा होगा भारतीय प्रधानमंत्री या सरकार के द्वारा यह आलोचना भी करी गई कि ईरान का कोई भी ड्रोन स्ट्राइक अगर यूएई पे हुआ या वहां पर कोई सिविलियन एरिया को टारगेट किया गया तो भारतीय सरकार के द्वारा उसकी सीधी निंदा की गई।
तो ये दर्शाता है कि यूएई के साथ में हम रिलेशंस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि कैसे हम संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वहां से निवेश कैसे और आकर्षित कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में और ज्यादा तेल वहां पे हमें कैसे मिले, जैसे 5 मिलियन बैरल्स था उसको 30 मिलियन बैरल्स तक ले जाने का आइडिया है। और राजस्थान में भी ये आने के बाद में करीबन 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है यूएई के कंपनीज करेंगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ये काम जो है भारत करवाना चाहता है यूएई से। तो उद्देश्य जो था ये था। अब आप एक चीज और समझिए, जब किसी भी देश का राष्ट्रपति यानी यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं तो उसका भी एक अलग से सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेने के लिए अगर मान लो जा रहे हैं एयरपोर्ट पर तो उसका एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वरना ज्यादातर जो है गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्टर या फिर जो टॉप डिप्लोमेट होते हैं वो जाते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आई एम अटैचिंग ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माई रिलेशनशिप विद यू एंड बोथ ऑफ us are invested in this relationship. Our personal relationship are also growing the partnership among our nations. यानी जो हमारी पर्सनल जी केमिस्ट्री है ना, नेताओं के बीच में आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी दोनों देशों के बीच में संबंधों को और ज्यादा इंप्रूव करवा रही है। तो प्रमुख उसका जो मतलब उद्देश्य था वो ये था कि रणनीतिक संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हुआ क्या, हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सहयोग इंप्रूव किया, समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत किया, और डिफेंस और जो एनर्जी का जो कॉन्टैक्ट थे उसको हमने आगे लाया। जैसे हमने बताया ना कि राजस्थान विल बी रिसीविंग अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट बाय द यूएई कंपनीज इन इट्स रिन्यूएबल सेक्टर एंड दैट प्रोसेस हैज बीन हेस्टेंड। उस प्रोसेस को और ज्यादा मदद मिली है। उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स में जल प्रबंधन, वहां की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सेमीकंडक्टर और ट्रेड, यानी उस पार्टनरशिप को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में करीबन 17 एग्रीमेंट्स होते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को गति मिलती है, टेक्नोलॉजी का सहयोग बढ़ता है, और टाटा और ASML वहां की जो कंपनी है उनके बीच में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो होनी है भारत में उसके प्लांट को एस्टेब्लिश करने, और भारत की जो सेमीकंडक्टर का जो एक उद्देश्य है ना कि हम उसको मैन्युफैक्चर करके सेल्फ रिलायंस उसमें हासिल करें, इस देश के साथ में रिलेशन से जो है वो काफी इंप्रूव होने की उम्मीद है। नेदरलैंड्स जो है भारत का अगर राष्ट्र बनता है, वो मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी रिलेशनशिप को काफी मदद मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री का आप ऐसे भी समझिए ये 4 नेशन का जो टूर था उसने एक चीज ये भी दिखाई कि यूरोपियन यूनियन के जो पावरफुल कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, जैसे फ्रांस, या सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं भी है वो कंट्री जैसे जर्मनी, इटली, या जर्मनी के बारे में बात करें, फ्रांस के बारे में बात करें, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने के बजाय इन छोटे कंट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल साइन किया था, इस साल साइन किया था जब समिट हुई थी, और इसी साल के अंत तक उसका जो है ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है, और दोनों देशों के बीच में व्यापार को काफी उससे मदद मिलेगी। व्यापार के साथ में ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और इसी के साथ में दोनों देशों के बीच में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी। डिफेंस और सिक्योरिटी के बीच में अगर ये रिलेशनशिप और इंप्रूव होती है तो आप मान के चलिए दोनों यानी भारत और यूरोपियन यूनियन अपनी रिलेशनशिप को और ज्यादा आगे ले जाएंगे। तो इसलिए कोशिश हो रही है कि वो देश जिनके साथ में हमारी कोर्डियल रिलेशन होते थे, यानी हाँ महत्वपूर्ण उतने नहीं थे लेकिन रिलेशनशिप ठीक ठाक थी, अब उनको हम वो रणनीतिक फाउंडेशन दे रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्वे 43-45 साल से वहां पर प्रधानमंत्री ना जाए कोई भी हमारा, और अब जो है वो विजिट हो, वो नॉर्वे जो कि बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन उसके पास इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबली उसने 7,000 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा अपना पैसा, और भारत की जीडीपी से थोड़ा सा कम यानी $2.3 ट्रिलियन के आसपास उसने इन्वेस्ट किया पूरे वर्ल्ड में। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर हम भारत में लें थोड़ा सा भी, तो आप समझिए जो भारत में कर रखा है उसको बढ़ा भी दें तो आप समझ सकते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहते हैं वो, या जो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं हाई पेइंग एम्प्लॉयमेंट, उसमें कितनी हमें सहायता मिलेगी। नॉर्वे का जो हाई अर्निंग इनकम लोग हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उनकी काफी ऊंची जो रैंकिंग है उससे भी भारत को फायदा मिल सकता है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तेल की फाइंडिंग इत्यादि में।
इसके बाद में प्रधानमंत्री का जो स्टॉप ओवर स्वीडन और नॉर्डिक जो समिट हुई, नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो आइसलैंड हो, इनके साथ में भारत अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो डेनमार्क के आसपास का जो इलाका है वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स काफी हैं। तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को कल को अगर भारत के लिए एंश्योर करना है तो हमें इन देशों का पार्टनर बनना पड़ेगा। उनके साथ में हमें स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन इस प्रकार के रखने पड़ेंगे जहां पर गिव एंड टेक रिलेशनशिप की बजाय वो रिलेशनशिप जो है एक दूसरे की इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट की हो, कि हम भी आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, आप भी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें और इंटरडिपेंडेंट हम हो जाएं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन क्रिएट हो पाए। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 6G में अनुसंधान, ब्लू इकोनॉमी में सहयोग इत्यादि के बारे में बात होती है। ये आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इसी तरीके से नॉर्वे जब जाते हैं तो आर्कटिक जो समुद्र है उसमें कोऑपरेशन और ब्लू इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आर्कटिक ओशियन जो कि बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर अब पानी जो है वो छट रहा, बर्फ छट रही है और पानी एक तरह से सामने आ रहा है, तो वहां पर रूट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, शिपिंग लेन्स एस्टेब्लिश हो रही हैं। ग्लोबली रशिया, चाइना, यूएस का ध्यान वहां पर जा रहा है, तो भारत भी उस रेस में पीछे नहीं रहे। इसलिए जो है कोशिश हो रही है कि उस नॉर्थिक जो मतलब अटलांटिक आर्टिक सी है उसमें कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए और वहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन, शिपिंग लेन्स और जो बाकी अन्य भंडार है उसको भारत को सप्लाई कैसे हो सकती है लगातार, उसको इंश्योर किया जाए। इसी तरीके से इटली में स्टॉप ओवर हुआ। भारत और इटली के बीच में संबंध कभी भी इतने सही नहीं थे जो कि आज हैं। 2010 के बीच में अगस्ता वेस्टलैंड का जो घोटाला सामने आया था, या फिर जो मरीन्स की जो इंसिडेंट थी जिसमें मरीन्स ने फायरिंग की थी भारतीय मछुआरों के ऊपर, उसकी वजह से भारत और इटली के बीच जो रिलेशंस थे वो काफी डाउनग्रेड हो गए थे। उसको अब दोनों देशों की सरकारों के द्वारा ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मान के चलें जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है इस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ है। जब हम बात करते हैं कि इन देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ में या राष्ट्रपति के साथ में जब हमारे प्रधानमंत्री ने वार्ता करी और जो गिफ्ट वहां पर प्रस्तुत किए गए, मेलोडी का चॉकलेट का पैकेट 300 रुपए का आता होगा मार्केट में, पहले कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते होंगे, लेकिन 300 रुपए। किसी देश के प्रधानमंत्री को जो अपन सौंफ वगैरह काजू किशमिश रखते हैं ना, वो एक छोटा सा बॉक्स, उसके ऊपर एक मतलब किसी स्टोन के ऊपर तराकाशी की हुई है, उसको गिफ्ट कर रहे हैं। किसी को अपना पश्मीना शॉल गिफ्ट किया जा रहा है, किसी को हमारी जो है साड़ी से गिफ्ट की जा रही है। मतलब ये जो कल्चरली इंपॉर्टेंट सिंबल्स है ना, वो उनको दिए जा रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या है और क्या क्या हम प्रोड्यूस करते हैं। एक छोटी सी चॉकलेट के बारे में बात है, लेकिन वो वैश्विक मार्केट को एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे यहां पर भले ही चाहे छोटी 2 रुपए की चॉकलेट हो, लेकिन हम उसकी प्राइसेस की बजाय हमारे यहां पर जो स्केल है, इतने सारे लोगों का मार्केट है, उसके बेसिस पर हमारी कंपनी चल रही है। तो उनको भी दिखाने का कोशिश है कि कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द स्केल दैट वी आर प्रोवाइडिंग। आइए और हमारे कंट्री में जो संभावनाएं हैं उनका फायदा लीजिए, क्योंकि हमें अगर फॉरेन कैपिटल मिलती है तो हमारी करेंसी की एक्सचेंज रेट को सपोर्ट मिलता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में वृद्धि होती है। जो भी हम काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, हमारे लोग जो बाहर जाते हैं उनको रोकना चाहते हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन करेंगे कब? जब टेक्नोलॉजी हो और वो कैपिटल हमारे पास हो। जो डोमेस्टिक कैपिटल है उसके साथ में अगर हमें फॉरेन कैपिटल मिल जाए तो कहते हैं ना कि 1 और 1 फिर 2 नहीं बनते, वो हो सकता है 3, 4 या 5 बनते हो। तो कोशिश जो है इन देशों के साथ ये की जा रही है। इटली एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन वाला देश है, जहां पर जो मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है डिफेंस के सेक्टर में, अगर भारत के साथ में उनका संबंध बढ़ता है और अगर वो भारत के साथ में को प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, मान के चलिए जो हमारा ऊर्जा, जो हमारा डिफेंस का जो निर्यात है, जो कि अभी करीबन 38,000 करोड़ रुपीस है ना, और जो हम इंपोर्ट करते हैं पूरे विश्व से, उस इंपोर्ट में कमी बहुत आ सकती है और एक्सपोर्ट काफी मात्रा में इंप्रूव हो सकता है। तो हम सभी क्षेत्रों में मल्टी अलाइंड हो रहे हैं।
मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या है? बहुत सारे देशों के साथ में या बहुत सारी ग्रुपिंग के साथ में हमारे संबंधों को हम सुधारें। अगर ये लैंग्वेज भी आती है कि इंडिया इज ग्रोइंग इज मल्टी अलाइनमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ इट इज बीइंग डन, तो पहले आप मल्टी अलाइनमेंट के बारे में बताइए कि पूरे विश्व के देशों से या ऑर्गेनाइजेशन से अपने संबंधों को सुधारना, उन देशों की तरफ भी ध्यान देना जो कि भारत की डिप्लोमेटिक जो है कैलकुलेशन में हो सकता है पिछड़ रहे हो, लेकिन अब उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज अभी की जा रही है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जहां पर किसी एक ग्रुपिंग के साथ में खड़े होने की बजाय मल्टीपल ग्रुपिंग पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम काम करें। जैसे मान लो रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया के साथ में वो 60% 70% की जो डिफेंस की हम जरूरतें पूरी करते थे, अब हमें उनको भी उतना ही रखा है, हमने 40% कर दिया अब उसको। अब हम जो है फ्रांस के साथ में हमारे एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक देश के साथ में खड़े हुए नजर आए। तो ये वो पॉलिसी है जो कि भारत को एक काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज में ही, अगर मान लो हम गल्फ कंट्रीज से ही सब कुछ खरीद रहे होते अभी ऊर्जा, तो हमने जो 41 देशों से जो मार्केट बनाया ना हमारा खरीदने का, आज हमें उस ऊर्जा की भी जरूरतों से डील करने में बड़ी दिक्कतें आती। हम जो है रैशनिंग करना स्टार्ट कर सकते थे हमारी मान लो वाहनों का, क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलता। लेकिन अब चूंकि हम 41 देशों से ले रहे हैं, तो अपने आप जो है यह हमें दिख रहा है, वो सप्लाई लगातार निर्बाध रूप से आ रही है। भले ही चाहे प्राइसेस तो अप हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबली जब क्रूड ऑयल ही महंगा हो गया, तो हमारी कंपनीज कितने दिन तक घाटे में रहेंगी। तो ये देशों के साथ में हमने भारत और इटली के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, इनके ऊपर अब बातें ज्यादा हो रही हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और आधुनिक विनिर्माण यानी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल या जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए $5 बिलियन करीबन जो है वो नया निवेश तय हुआ है यूएई से, कि भाई हम ये जो भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा करेंगे भारत में। इसी तरीके से जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जहां पर हम कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो वहां से हम अगर सप्लाई अगर रुक जाए तो वहां से वो पेट्रोलियम निकाल पाए और पूरे देश में जो है एनर्जी को निर्बाध रूप से लगातार जारी रखें, उसकी भंडारण क्षमता अब यूएई पहले जो 5 मिलियन बैरल्स कर रहा था, अब वह 30 मिलियन बैरल्स कर देगा, यानी 6 गुना जो है उसमें बढ़ोतरी करी गई है। इसी तरीके से द्विपक्षीय सहयोग के लिए 7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां पर एलपीजी की आपूर्ति और गुजरात का जो वाडीनार का इलाका है उसमें जो है समुद्री बुनियादी ढांचा वहां पर डेवलप किया जाए, इसके बारे में भी यूएई से बात हुई है। यूएई के रिलेशंस को मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम जो है रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे हैं, और मान के चलिए जो टेक्नोलॉजी का जो कोऑपरेशन है ना, या डिफेंस की जो पार्टनरशिप है, वह दोनों देश कैसे साथ में बना सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। फिर बात आती है कि हमने नेदरलैंड के साथ में क्या किया, तो दोनों देशों के बीच में जैसे मैंने बताया 17 जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर साइन हुआ है। दोनों देशों के बीच में 2026 से 30 यानी 5 साल के लिए एक रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नेदरलैंड्स के साथ में हमने ज्यादातर टेक्नोलॉजी का रोड मैप प्रस्तुत किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में नेदरलैंड्स जो है वो काफी आगे है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और क्वांटम कंप्यूटिंग, इन 4 को जो है विशेषकर ध्यान दिया गया है। नेदरलैंड्स की कई सारी कंपनीज भारत में अपना विस्तार कर रही हैं, और इस जो 17 जो रणनीतिक मुद्दे हुए हैं उसके बाद में वो प्रोसेस और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से स्वीडन के साथ में हमने क्या किया, तो हमने दोनों देशों के बीच में जो संबंध है अब उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर लिया है। पहले ये पार्टनरशिप जो थी वो कोर्डियल रिलेशंस के नाम से जानी जाती थी, यानी दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध हैं, लेकिन वो संबंध जो हैं एक दूसरे के साथ में कैसे चल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं ना कि दोनों दोस्त हैं, वो एक ही माइंडसेट के साथ में चलते हैं, विवाद थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनका सोच ये है कि भैया हमारे द्वारा किसी एक दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो उस तरीके का काम किया जा रहा है, यानी एक ही डायमेंशन में कैसे चलें। इसी तरीके से ग्रीन ट्रांजिशन और उन्नत रक्षा के लिए हम एक 2026 से वही 30 की एक रणनीति अपनाएं, और उसमें जो है दोनों देश कार्य करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली रिलेशनशिप में देखें तो नॉर्वे आता है, जहां पर तीसरा भारत और नॉर्डिक जो सिविल जो समझौता था, जो सम्मेलन था, उसमें हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने। 5 जो नॉर्डिक देश हैं कौन है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क,
फिनलैंड और आइसलैंड। कल आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा देश जो है वो नॉर्डिक कंट्री नहीं है, या नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री या भारत सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं, तो आप इस विजिट के बारे में वहां पर बता सकते हैं। ईच कंट्री के साथ में जो रिलेशनशिप को अपग्रेड करके कोर्डियल रिलेशन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या 2026 से लेकर के 2030 की जो एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार किया गया है, या ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन क्षेत्र सेमीकंडक्टर, इन क्षेत्र में जो और कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके द्वारा उसको क्या सहायता मिलेगी, या फिर आर्कटिक जो कोऑपरेशन है उसको इंप्रूव किया जा रहा है, तो वो लाइन आप वहां पर लिख देंगे, अपने आप आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू में अगर ऐसी बात करेंगे तो अपने आप आंसर मिलेंगे। तो ये सवाल मैं आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी आपने मैंने जैसे बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल के बाद में कोई भी एक आधिकारिक यात्रा थी नॉर्वे की। ये देश मतलब ऐसे ही पड़ा था, $2.3 ट्रिलियन जो कि दूसरे देशों में निवेश करने वाला देश, जो कि करीबन 7,000 कंपनीज में जिसने निवेश कर रखा, क्यों नहीं हम वहां से निवेश की अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं, तो इसी को करने की कोशिश की गई है। फिर बात आती है इटली की, तो व्यापारिक लक्ष्य जो है उसको 2029-30 तक करीबन 20 बिलियन यूरो इस तक लाने की कोशिश है, जो कि फिलहाल एक करीबन जो है हमें एक बहुत बड़ी क्षमता दे सकता है, 20 बिलियन यूरोज। इसी की तरीके से अब रणनीतिक रिलेशंस हो गए हैं दोनों देशों के बीच में, यानी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रक्षा ढांचा जो है उसको गति देने के लिए एक विशेष डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड में भी तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए काफी इंप्रूवमेंट हुए हैं। इसी तरीके से उनको कई सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे स्वीडन का जो फॉरेन जो लोग आते हैं उनका जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, उसके नाम से उनको नवाजा गया है। नॉर्वे का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेयन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, उससे सम्मानित किया गया है। और ये प्रधानमंत्री को मिलने वाला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। इटली में उनको संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा प्रतिष्ठित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीकोला मेडल जो है वो मिला गया है। तो प्रधानमंत्री जो है वैश्विक सम्मान पाने वाले एक बहुत मतलब सबसे ज्यादा वैश्विक सम्मान पाने वाले व्यक्ति इस समय हैं। ये क्यों दिए जाते हैं सम्मान, समझिए फिलोसॉफी। उस देश की रिलेशनशिप को भारत के साथ में इंप्रूव करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन उस व्यक्तित्व के द्वारा या उस व्यक्ति की सरकार के द्वारा कर किया जाता है, तो उस देश के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है। माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो प्रयास हुए उनमें इनका काफी बड़ा योगदान था, तब जाकर के। दूसरा, हम उस देश के रिलेशनशिप को भी अब और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यह उस देश के द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है कि यस वी आर नाउ बिकमिंग अ पार्टनर। अब बात आती है, मैंने जो 2-3 डायमेंशन आपसे बताए थे उनको मैं आपको वापस बता दूं कि क्या ये कोल्ड वॉर की जैसी स्थिति डेवलप हो रही है क्या, जहां पर यूएसए या चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर जिस हिसाब से ईरान, इजराइल या गल्फ कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप बताएं कि सर एक धड़ा पहले जो कोल्ड वॉर था वो एक तरह से मार्केट लेड जो इकोनॉमी थी उसके या कम्युनिस्ट लेड जो इकोनॉमी थी उनके बेसिस पर था, लेकिन अब जो है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले लोग, या फिर जो है वाहनों में इस प्रकार की फोसिल फ्यूल की इत्यादि का यूज करने वाले, लेकिन अब टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर कौन अच्छा बना रहा है, कौन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर चाइना के बारे में बात करेंगे तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन और कंजम्पशन करने वाला कंट्री अगर चाइना है, तो उन यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी सप्लाई किसके पास, इसका मार्केट, इसका जो सप्लाई चेन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बेसिस पर आने वाले जो हैं दिनों में या आने वाले समयों में हो सकता है इस प्रकार की दिक्कतें फील करनी हो, यानी कोल्ड वॉर अब उसके बेसिस पर लड़ा जा सकता है। कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि आप आपस में लड़ रहे हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस यानी एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध जो हैं आप इस तरीके के लगा देते हैं। फिर बात आती है भारत के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, तो वेस्टर्न एशिया क्राइसिस को, और ये जो क्राइसिस है इसको आप ऐसे समझिए कि ऊर्जा की जरूरतें, वहां से आने वाला इन्वेस्टमेंट, हमारे लोग जो वहां पर रहते हैं या जो छोड़ करके आ गए हैं, या हमारे वाले जो लोग बाहर वापस जाएंगे उनकी सुरक्षा से रिलेशन, इसी तरीके से हमारे जो रिलेशन है अन्य कंट्रीज के साथ में सबसे हम मैत्रीपूर्वक है। अगर ईरान हमें अपना मतलब फ्रेंड बताता है तो यूएई की भी हम फ्रेंड हैं, तो आपस में बैलेंस कैसे करें। सऊदी अरबिया, इजराइल, ईरान, इनके बीच में फिलिस्तीन, इनके बीच में हमारे रिलेशनशिप को कैसे हम बैलेंस करें, वो भी हमें एक दिक्कत खड़ी होती है अगर ये क्राइसिस
लंबा चलता है तो ये सारे वो डायमेंशन है जिन एंगल से आपको समझना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में समझाया है। इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज हमारी हमेशा जारी रहती है और अब हम इसमें जो आपके सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको और ज्यादा इसके बारे में बताते जाएंगे। आप बस केवल अपने जो फॉरेन रिलेशन है उनको सिलेबस के साथ में अटैच कीजिए, उसके साथ में इसको समझ करके देखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। हो सकता है ये सवाल आपसे डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट वे भी आपको समझ में आना चाहिए। फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।